हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सब बहुत अच्छे हो। तो आज का जो डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस है फॉर 17 जुलाई 2024, वो जानने से पहले हम जान लेते हैं आज का थॉट फॉर द डे आपसे क्या कहता है। तो इट सेज सम पीपल कम इन योर लाइफ एज ब्लेसिंग्स एंड अदर्स कम इन योर लाइफ एज लेसन्स। तो हम क्या कहते हैं ना, कभी हमारे हमारे जिंदगी में कुछ गलत लोग आ जाते हैं। वो किसी भी रिलेशनशिप में हो सकता है, ठीक है ना, सिर्फ ऐसे नहीं कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाले रिलेशनशिप में, दोस्ती, कॉलीग्स, फिर जो भी एनीथिंग। तो उस चीज में ना, जब भी गलत इंसान आता है तो हम उस चीज में मतलब ऐसा रहता है कि हाँ मेरे साथ गलत हो गया, ठीक है थोड़े टाइम तक तो करोगे, बट उस चीज को ना अपने खुद को तो आपको चलाना पड़ेगा, बिकॉज लाइफ गोज ऑन। समय किसी के लिए रुकता नहीं, तो आप क्यों रुकोगे उस समय तक, ठीक है ना। एंड अगर गलत इंसान आए भी, वो भी आगे बढ़ चुके हैं, तो आप क्यों रुके रहोगे, है ना। तो बस ये समझ लेना कि वो आए थे लेसन सिखाने के लिए। क्योंकि जब आपकी जिंदगी में गलत लोग आते हैं ना, उसके बाद जो आप लेसन सीखते हो ना, वो धक्का जो आपको चाहिए होता है लाइफ में, पुश चाहिए होता है, वो आपको मिलती है। एंड आप फिर ना खुद से ही कहने लगोगे कुछ टाइम बाद कि अच्छा हुआ वो गलत इंसान या गलत लोग आपके जिंदगी में आए थे, तो आपको अच्छी लेसन मिली। आप फिर से वो गलती नहीं दोहराओगे, एंड आपकी एक मेंटल ग्रोथ भी होती है। कभी कभी क्या होता है ना, हम बहुत इनोसेंट होते हैं, बहुत चीजें होती है, हर चीजें। तो वो जो गलत लोग आके जो हमें सिखा जाते हैं ना, वो घर के लोग तो नहीं सिखा सकते, क्योंकि वो तो हमसे प्यार करते हैं, है ना। एक इमोशन होता है, जेन्युइन रिस्पेक्ट होता है, बट वो अगर गलत लोग आते हैं तो उनके मन में तो हमारे लिए जेन्युइन रिस्पेक्ट होता नहीं है, तो वो गलत कर सकते हैं। तो फिर उस माध्यम से हम बहुत कुछ सीख पाते हैं, वो हमारी जिंदगी में काम आता है। एंड जो अच्छे लोग आते हैं, वो तो हमारे लिए ब्लेसिंग होती है। लाइफ में कुछ दोस्त ऐसे होते हैं, कुछ रिलेशंस ऐसे होते हैं कि बिना मांगे वो आपके सपोर्ट कर लेंगे, बिना पूछे वो समझ जाएंगे आपको, है ना। है ना, बिना डरे अपने आप को उनके सामने एक्सप्रेस कर पाओगे। तो वैसे जो लोग आते हैं ना आपकी जिंदगी में, वो ब्लेसिंग होता है। एंड उनको ट्रेजर करके रखना। एंड जो गलत है ना, आपको शुरू में लगेगा नहीं वो तो बुरा मान जाएगा, लेकिन ट्रस्ट मी, जो गलत होते हैं उनके साथ आप दूरी बनाए रखो, तो वो आपकी मेंटल हेल्थ के लिए सही है। वरना आपको पता भी नहीं चलेगा कब आपकी मेंटल हेल्थ इतनी बिगड़ जाएगी कि आप सिंपल चीज भी दिमाग में प्रोसेस नहीं कर पाओगे, ठीक है ना। तो दिस वाज ऑल अबाउट आज का थॉट फॉर द डे। अब जान लेते हैं आज जो इम्पोर्टेंट न्यूज है उसके बारे में, ताकि आपकी जल्दी जल्दी आज रिवीजन हो जाए। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। आज का जो फर्स्ट न्यूज है वो है रिगार्डिंग ग्राम न्यायालय। तो अब ग्राम न्यायालय न्यूज में क्यों है, क्योंकि हाल ही फिलहाल में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने स्टेट्स एंड हाई कोर्ट्स को कहा है कि फंक्शनिंग एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ग्राम न्यायालय के बारे में उनको सबमिट किया जाए रिपोर्ट्स, ताकि वो भी जान सके कि किस तरह से फंक्शनिंग हो रही है हकीकत में, ठीक है ना। तो ये तो हो गया न्यूज। अब हमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जानना है, क्योंकि हम एज एस्पिरेंट ये न्यूज रिवीजन सुन रहे हैं, है ना। या फिर जो स्कूल में है वो भी सुन सकते हो, क्योंकि आप भी एक अवेयर सिटीजन का पार्ट बन जाओगे। एंड बाद में जाके आप अगर यूपीएससी स्टेट पीसीएस प्रिपेयर करते हो तो हेल्प भी आएगा, है ना। तो ये जो ग्राम न्यायालय है, प्रपोज्ड किसके द्वारा किया गया था, लॉ कमीशन ऑफ इंडिया इन इट्स 114 रिपोर्ट। रिपोर्ट का नंबर मत याद रखो, बट याद रखो लॉ कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा ही ग्राम न्यायालय कंसेप्ट को प्रपोज किया गया था। किस चीज के लिए, ताकि रूरल जो एरियाज है वहां के लोग एफोर्ड कर पाए एंड उनको जल्दी जल्दी जस्टिस मिल सके। ओके, न्याय, इसलिए न्यायालय। ओके, न्यायालय क्यों ये जरूरी क्यों है, हमें क्यों रूरल एरियाज को देना है, क्योंकि हमारे संविधान में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की आर्टिकल 339A इंश्योर करता है, ठीक है, कि लीगल सिस्टम प्रमोट जस्टिस एंड प्रोवाइड फ्री लीगल एड टू एंश्योर इक्वल अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल सिटीजन रिगार्डलेस ऑफ इकोनॉमिक एंड अदर डिसेबिलिटी। चाहे आप गरीब हो, चाहे आपकी कुछ डिसेबिलिटी हो, फिर भी आपको लीगल सिस्टम, जस्टिस, फ्री लीगल एड मिलना आपका अधिकार है। किसके अंतर्गत, आर्टिकल 39A। ओके, ये जो विजन है कि ग्राम न्यायालय होना चाहिए, ये आया था बिल में, ग्राम न्यायालय बिल 2008। ओके, एंड इम्प्लीमेंट हुआ ग्राम न्यायालय एक्ट इन 2009, राइट। और ये जो ग्राम न्यायालय है, ये किस तरीके से काम करता है, एज अ कोर्ट ऑफ जुडिशियल जस्टिस ऑफ फर्स्ट क्लास। इट इज डीम्ड टू बी अ कोर्ट ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास। इनके पास बहुत सिविल एंड क्रिमिनल जुरिस्डिक्शन, सिर्फ ऐसा नहीं कि सिविल केसेस डील करते हैं, क्रिमिनल जुरिस्डिक्शन भी इनको है। विलेज लेवल में जितने भी ऐसे डिस्प्यूट्स होते हैं, दे कैन
tackle all those cases, they can take all these cases, ठीक है। और ये होल इंडिया में एक्सटेंड होता है, ये अगर सिर्फ इतना आ जाए तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि होल इंडिया में तो होता है, लेकिन सिवाय एक्सक्लूडिंग नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम एंड सर्टेन पार्ट ट्राइबल एरियाज इन असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम ये लागू नहीं होता है, ठीक है। ये याद रखना, द कैची पॉइंट, ओके। और ये जो कोर्ट है एस्टेब्लिश होना पड़ेगा फॉर एवरी पंचायत एट द इंटरमीडिएट लेवल, ठीक है। ये हेडक्वार्टर कहाँ पे होगा, लोकेटेड एट द इंटरमीडिएट पंचायत लेवल। तो ये थोड़ी सी बेसिक चीज है। एंड यहाँ के जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होंगे, इसको हम क्या कहेंगे, इनको हम क्या कहेंगे, न्यायाधिकारी, जो किसके द्वारा अपॉइंट की जाएगी, स्टेट गवर्नमेंट, बट विद कंसल्टेशन विद हाई कोर्ट, क्योंकि जस्टिस की बात हो रही है तो हाई कोर्ट को तो इन्वॉल्व करना ही पड़ेगा। तो स्टेट गवर्नमेंट हाई कोर्ट के साथ कंसल्ट करेंगे एंड हमें देंगे प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ ग्राम न्यायालय, जिसे हम न्याय अधिकार बोलते हैं। तो न्याय अधिकार की जो सैलरी एंड पावर है वो सिमिलर होगी फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट हाई कोर्ट के, ओके। हाई कोर्ट में जो फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट होते हैं उनके तरह ही वो उनकी सैलरी एंड पावर होगी, क्योंकि न्याय अधिकारी भी जुडिशियल ऑफिसर्स ही है, ओके। और एक मेन कैची पॉइंट, ये जो ग्राम न्यायालय है ना, ये दे आर नॉट बाउंड बाय द रूल्स ऑफ एविडेंस इन द इंडियन एविडेंस एक्ट 1872, जो अब रिप्लेस होकर भारतीय साक्ष्य अधिनियम अधिनियम, इनके अंडर ये बाउंड नहीं है। ये बाउंड किसके, मीन्स ग्राम न्यायालय फॉलो प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस, नेचुरल जस्टिस एज गाइडेड बाय हाई कोर्ट रूल्स। ये अपने हाई कोर्ट रूल्स के अंतर्गत ये प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस से गाइड होते हैं। These are not bound under Indian Evidence Act 1872, ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट ग्राम न्यायालय इन न्यूज। आई होप अभी आप इसे आंसर में सही मार्क कर पाओगे। विथ दिस नॉलेज यू कैन अप्लाई योर एप्टीट्यूड। अब है इंडियाज डीप ड्रिलिंग प्रोजेक्ट इन महाराष्ट्र। ये पहले भी था न्यूज में, बट अब भी फिर न्यूज में आया है, तो हमें रिवाइज करना, इट्स पार्ट ऑफ आवर रिविजन एंड आवर ड्यूटी। तो ये जो है इट्स अ डीप ड्रिलिंग प्रोजेक्ट, कहाँ पे, इन कर्रत महाराष्ट्र, अंडर डीआरडीओ नहीं, बोरहॉल जियोफिजिक्स रिसर्च लेबोरेटरी। किस चीज के लिए, जो ट्रिगर्ड अर्थक्वेक है कोयना एंड वर्ना रीजन, उस चीज के लिए ये प्रोजेक्ट की जा रही है। तो गोल है कि 6 किलोमीटर डीप बोरहोल करेंगे, ताकि हम अर्थ क्रस्ट के बारे में, हमारे डीपर लेयर्स ऑफ अर्थ क्रस्ट के बारे में जान पाए, जिसकी अब तक 3 किलोमीटर डीप बोरहोल हो चुकी है। तो ये थी न्यूज में, बट हमें जानना है कि इससे काम क्या होता है। अबाउट अर्थक्वेक स्टडी एंड कम्प्रिहेंसिव एनालिसिस, मीन्स हमें जानकारी मिलेगी अर्थ के इंटीरियर के बारे में जानकारी मिलेगी, तो हम समझेंगे, ज्यादा प्रेडिक्ट कर पाएंगे अर्थक्वेक को, राइट। टेक्टोनिक प्लेट्स के बारे में स्टडी कर पाएंगे। एंड कम्प्रिहेंसिव मीन्स रॉक टाइप क्या है, जियोलॉजिकल हिस्ट्री क्या है, एनर्जी रिसोर्स, क्लाइमेट चेंज कैसे हो रहा है, क्या नहीं, सब समझ पाएंगे, राइट। तो ये डाटा होने का मतलब क्या है, अर्थक्वेक रोक देंगे, नहीं, अर्थक्वेक तो होगा बट वी कैन मिनिमाइज ह्यूमन लॉस एंड वाइल्ड लाइफ लॉस। हमारे पास अगर डाटा सही से होगी तो हम जो वो प्रिपेयर्डनेस रहता है, डिजास्टर आने से पहले जो हम स्टेप्स लेते हैं, वो सारा कुछ वी विल डू इट, है ना। तो वो भी हेल्प होगी। एंड मेंस में ज्योग्राफी में अगर क्वेश्चन आता है अर्थ क्रस्ट के बारे में, यूनिवर्स फॉर्म के बारे में, तो आप एग्जाम्पल दे सकते हो कि अब भी इंडिया में ये सब इनिशिएटिव ली जा रही है, ताकि ऑल ओवर वर्ल्ड में ले जा रही है, बट आप इंडियन यहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट के लिए पढ़ रहे हो, तो आप देना कि ऐसा इनिशिएटिव भी लिया जा रहा है कि और हम स्टडी कर पाए। तो एग्जाम्पल दोगे जियोग्राफी क्वेश्चन में, तो यू विल हैव एक्स्ट्रा पिंच ऑफ मार्क्स, राइट। तो दिस वाज ऑल अबाउट इंडियाज डीप ड्रिलिंग प्रोजेक्ट, कहाँ पे, महाराष्ट्र। दूसरा जो टर्म था न्यूज में वो है इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफी, क्योंकि इसकी 100 ईयर सेलिब्रेशन की जा रही है। मीन्स इन ह्यूमन मेडिसिन द प्रैक्टिस ऑफ इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफी। तब इसका मीनिंग क्या है, इलेक्ट्रो मीन्स कुछ तो इलेक्ट्रिसिटी से होगा रिलेटेड, एन्सेफेलो मीन्स रेफर टू ब्रेन, ओके, एंड ग्राफी मीन्स टू रिप्रेजेंट। तो ये बेसिकली एक टूल होती है जो हमें ब्रेन की ग्लिम्सेस देती है। यहाँ पे आप देख रहे हो छोटे छोटे सफेद सफेद वो इलेक्ट्रोड्स होते हैं, वो ब्रेन में चिपका दिए जाते हैं। तो उससे हमारी जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती है ब्रेन के अंदर, उससे हम क्या कर सकते हैं, ग्लिम्स इसका पा सकते हैं, ताकि हम ह्यूमन ब्रेन वर्किंग के बारे में जान पाए। तो इट्स अ रिमार्केबल टूल इन फिजिक्स एंड न्यूरोबायोलॉजी, क्या, ईईजी, ठीक है, दैट इज द इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफी, ठीक है। तो हमारी, आपको पता ही है, न्यूरॉन्स जो होती है हमारी ब्रेन में, वो कॉन्स्टेंटली
आयंस एक्सचेंज करती रहती है, तो उससे एक वेव्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी फॉर्म होती है। तो उस इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को कौन किस प्रोसीड्यूर से हम मेजर कर सकते हैं? दैट इज द ईईजी मेजर्स द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ न्यूरॉन्स। तो किस चीज में काम आती है? एपिलेप्सी डायग्नोसिस, स्लीप स्टडीज, फिर ब्रेन फंक्शन, किसी का ब्रेन डेड घोषित हो जाता है तो वो भी स्टडी हम कर सकते हैं। यानी क्यों इतने यूज में है, क्यों ये हम इसके बारे में, तो ऑब्वियसली कुछ तो एडवांटेज होगा। तो इट इज सिंपल, कॉस्ट इफेक्टिव, नॉन इन्वेसिव, पोर्टेबल एंड स्पेस एफिशिएंट। जो एमआरआई करते हैं, अगर आपने कभी किया हो या किसी ने किया, आपको एक्सपीरियंस पता है, सुनने को मिला, तो एमआरआई जो होती है ना, उसमें हाई एनर्जी रेडिएशन एंड बहुत साउंड निकलती है। बहुत एक आपको जब वो बॉक्स के अंदर डाल दिया जाता है ना, या फिर वो एमआरआई की जब टेस्टिंग चालू होती है, तो वो कान में कुछ एक इंस्ट्रूमेंट देते हैं जिससे बहुत साउंड आती है। बहुत लोग वो साउंड को सहन नहीं कर पाते, ठीक है। तो उस तरीके की जो साउंड होती है, फिर हाई एनर्जी रेडिएशन होती है, वो इसमें नहीं होती है। तो इट्स अ गुड थिंग अबाउट ईईजी, है ना। तो ये सारा था ईईजी के बारे में। अब ईईजी न्यूज में है तो बाकी प्रोसीड्यूर जो ब्रेन से रिलेटेड है वो भी हम थोड़ा सा जान लेते हैं, ठीक है। ईईजी हमने जान लिया, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ न्यूरॉन्स को मेजर करता है, किस किस काम आता है वो भी जान लिया। अब आता है फंक्शनल मैग्नेटिक रिसोर्स। एक मिनट, थोड़ा सा अलग कलर कर देते हैं, राइट। कि अब आता है फंक्शनल एमआरआई, दैट इज मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। ये क्या मेजर करता है? ब्लड फ्लो चेंजेस इन द ब्रेन। ईईजी करता है इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ न्यूरॉन, ये करता है ब्लड फ्लो। ये भी ब्रेन फंक्शन को स्टडी करता है, ब्रेन मैपिंग के वक्त, काम करते वक्त ब्रेन कैसा चल रहा है, वो सब ये स्टडी करता है। देन पेट स्कैन, दैट इज पोजिशन एमिशन टोमोग्राफी स्कैन। ये क्या मेजर करता है? मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ ब्रेन सेल्स। ये ब्लड फ्लो ऑफ ब्रेन, ये ब्रेन सेल्स के एक्टिविटी को मेजर करता है। जो हमारी डिजीज होती है ब्रेन रिलेटेड, कैंसर डिटेक्शन, तो किसके द्वारा हम करते हैं? दिस पेट स्कैन। देन आता है एमईजी, मैग्नेटो एंसेफेलोग्राफी। ये क्या करता है? जो मैग्नेटिक फील्ड्स जनरेट होती है ना इलेक्ट्रिक करंट के वजह से ब्रेन में, वो मेजर करता है किसके द्वारा, किस प्रोसीड्यूर? एमईजी। वही जो स्टडी ब्रेन फंक्शन ड्यूरिंग टास्क एंड एपिलेप्सी लोकलाइजेशन। बट फंक्शन एप्लीकेशन थोड़ा बहुत सिमिलर भी अगर रहे, लेकिन ये थोड़ा सा याद रखना कि ईईजी मेजर करता है इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ न्यूरॉन, एमआरआई मेजर करता है ब्लड फ्लो, पेट स्कैन मेजर करता है ब्रेन सेल की एक्टिविटी, एंड एमईजी मेजर करता है मैग्नेटिक फील्ड। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट ईईजी। देन है इमरजेंसी प्रोविजन। ये न्यूज में क्यों है? क्योंकि आपको पता है कि 25 जून को डिक्लेयर किया गया एज संविधान हत्या दिवस, है ना। तो ऐसे जो डिक्लेरेशन होते हैं, पॉलिटिकल चीजों को छोड़ो, बट एज एन एस्पिरेंट पॉइंट ऑफ व्यू, एज एन अवेयर सिटीजन, आपको ये जानना है कि ये हेल्प क्यों, किस चीज में हेल्प करता है? फॉर एडुकेटिंग सिटीजन्स अबाउट देयर राइट्स। जो सिटीजन को पता होती है ना, अब जैसे संविधान हत्या दिवस, तो देखना सोशल मीडिया हो, न्यूज में हो, संविधान के बारे में बहुत सारी आर्टिकल्स आएगी, तो उससे क्या होगा? हमें अवेयरनेस बढ़ेगी। जरूरी नहीं कि आप एस्पिरेंट हो तो ही जानोगे, जो बाकी लोग होते हैं वो लोग भी तो इसके बारे में जान सकते हैं ना आर्टिकल पढ़ के। तो दिस हेल्प्स इन सच थिंग्स, दिस डेज आर इम्पोर्टेंट फॉर आवर अवेयरनेस, है ना। देन इमरजेंसी, एज न्यूज में है तो इमरजेंसी के कुछ टिप्स के बारे में जान लेते हैं। इमरजेंसी कब, ये हत्या दिवस, संविधान हत्या दिवस जो किया गया, कौन सी इमरजेंसी की? जो 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 तक चली थी। किसके अंडर? प्राइम मिनिस्टर कौन थी? इंदिरा गांधी। तो ये इमरजेंसी लगते ही क्या हो जाता है? सेंट्रल गवर्नमेंट पावर में आ जाता है, स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर काम करता है, राइट। एंड इट क्रिएट्स ए यूनिटरी सिस्टम, मींस सेंट्रल पावर ही सबसे ज्यादा, मींस सेंट्रलाइज पावर हो जाती है। तो अलाउिंग द यूनियन टू डायरेक्ट द स्टेट गवर्नमेंट को डायरेक्ट कर सकता है किसी भी चीज में, है ना। तो दीज आर ऑल अबाउट इमरजेंसी। अब इमरजेंसी क्या फर्स्ट टाइम इसी टाइम लगा था? नहीं, इमरजेंसी हमारे यहाँ 3 टाइम्स हो चुका है। पहले कब? 1962 टू 68, इंडिया चाइना वॉर के वक्त। फिर 1971, इंडो पाकिस्तान वॉर के बाद। एंड थर्ड कब हुआ था? 1975 टू 1977, ड्यू टू पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। एंड इसी केस को हम कहते हैं संविधान हत्या दिवस। तो अब ये हो गया। अब हमें थोड़ा जानना है इमरजेंसी के प्रोविजन के बारे में जो आर्टिकल में है। तो आर्टिकल 352 कहता है प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी। तो अगर 352 इन न्यूज, इट इज अबाउट प्रोक्लेमेशन। 350 प्रोक्लेमेशन के बाद क्या, इसके इफेक्ट के बारे में जानना होगा, तो इट इज अबाउट इफेक्ट 353। 354 डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यूज, ठीक है। ये इमरजेंसी के वक्त हम रेवेन्यू कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, वो कौन कहता है? 54।
देन 55 क्या कहता है कि यूनियन की ड्यूटी होती है टू प्रोटेक्ट स्टेट अगेंस्ट एक्सटर्नल एग्रेशन एंड इंटरनल डिस्टर्बेंस, वो 55 डील करता है। 356 प्रोविजन इन केस ऑफ अगर कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी स्टेट में फेल हो जाती है तो क्या क्या प्रोविजंस में कौन सी प्रोविजन है जब हम कह सकते हैं कि हाँ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन स्टेट फेल हो चुकी है, वो कहा रहता है 356। एंड 357 ये दोनों इंटर रिलेटेड है, अगर 356 एग्जिस्ट करता है तो ही 357 आएगा, क्योंकि इट टॉक्स अबाउट एक्सरसाइज ऑफ लेजिस्लेटिव पावर। मीन सेंटर कौन सी लेजिस्लेटिव पावर एक्सरसाइज कर सकता है ओवर स्टेट गवर्नमेंट कौन सी पावर अंडर प्रोक्लेमेशन, मीन्स इमरजेंसी के वक्त वो कौन सी लेजिस्लेटिव पावर एक्सरसाइज कर सकती है अंडर 356, तो ये होना पड़ेगा तभी ये आएगा काम में, ठीक है। देन 358 सस्पेंशन ऑफ प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 19 फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड ऑल आर्टिकल 19। एंड 359 पार्ट 3 यानी फंडामेंटल राइट्स कौन कौन से सस्पेंड होंगे इमरजेंसी के वक्त, उसके बारे में कहा पे 359। एंड 360 इज ऑल अबाउट फाइनेंशियल इमरजेंसी। ओके, तो ये एक हो गया फाइनेंशियल इमरजेंसी एंड रेवेन्यू के बारे में, कहा पे 354। तो 352 से लेके 360 डील्स विद इमरजेंसी प्रोविजंस, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान रखना, एक दो बार रिवाइज करना, बिकॉज न्यूज में है तो एग्जाम में डायरेक्टली पूछ लेते हैं। ओके, देन हमारा है सीपीआई आईडब्ल्यू, दैट इज कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स। तो लेबर ब्यूरो जो कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, कंपाइल कर रहा है, दैट इज सीपीआई आईडब्ल्यू, ठीक है। उसके अंतर्गत हमें क्या पता चला कि मई 2024 में इन्फ्लेशन थोड़ी कम गई, दैट इज 3.86, जो कि 4.42 था 2023 में, जो अब घटी है, तो अच्छी बात है। तो ये सीपीआईडब्ल्यू जो है ये एवरी मंथ ये कंपाइल करते हैं, एवरी ईयर अगर आएगा तो गलत कर देना, एवरी मंथ होता है, ठीक है। अब जो ये सीपीआईडब्ल्यू हमें पता है कि ये मेजर क्या करता है, इन्फ्लेशन, राइट। देन फिक्सेशन एंड रिवीजन ऑफ मिनिमम वेजेस भी यही फिक्स्ड करता है, डील करता है, बस इतना ही काम है क्या, नहीं। ऑल्सो इट डिटरमाइन डियरेंस अलाउंस पेड टू सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज एंड वर्कर्स इन इंडस्ट्रियल सेक्टर। डियरेंस अलाउंस को भी डिटरमाइन कौन करता है, सीपीआईडब्ल्यू। एंड इनके कुछ सब ग्रुप भी होते हैं सीपीआईडब्ल्यू के, जैसे फूड बेवरेज, पान सुपारी, टबाको, क्लोथिंग, फुटवेयर, हाउसिंग, फ्यूल एंड लाइट, ये सब का भी ये इंक्लूड, ये सब भी वो देखते हैं, ठीक है। वैसे 4 टाइप ऑफ सीपीआई होती है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स हमने अभी देखा, इंडस्ट्रियल वर्कर, एक होता है एग्रीकल्चरल लेवलर, दैट इज रूरल लेवलर, एंड सीपीआई अर्बन रूरल कंबाइंड, सीपीआई सी। तो एक चीज ध्यान रखना यहाँ पे जो कैची पॉइंट है, ये जो सीपीआई इंडस्ट्रियल वर्कर, एग्रीकल्चर लेबर एंड रूरल, ये है ना, ये किसके द्वारा किया जाता है, लेबर ब्यूरो विच कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एम्प्लॉयमेंट, लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, मतलब यही चीज, ये तीनों के लिए सेम है। लेकिन जो ये कंबाइंड वाला है, दैट इज द सीपीआईसी, ये किसके द्वारा किया जाता है, नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस इन द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स प्रोग्राम एंड इम्प्लीमेंटेशन। तो ये थोड़ा सा डिफरेंट है, कैची पॉइंट है, याद रखना, ठीक है। ये तीनों सेम है बट ये थोड़ा डिफरेंट है, ओके। देन हमारा फैक्ट इन न्यूज स्टेट पीसीएस बेस्ड न्यूज में क्या है देख लेते हैं। तो पहले है, दैट इज द असम मेडिकल कॉलेज रेस्टोर्स द एशियाज बिगेस्ट पैथोलॉजी हेरिटेज म्यूजियम। तो ये जान लेते हैं, पैथोलॉजी हेरिटेज म्यूजियम ऑफ असम, ये क्या है, एशिया की, वर्ल्ड की नहीं, एशिया की बिगेस्ट हेरिटेज म्यूजियम है इन मेडिकल रिल्म, ओके। कि नंबर ऑफ स्पेसिमेंस एंड रिकॉर्ड्स जो है यहाँ पे बहुत ज्यादा पाया जाता है, प्रिजर्व्ड बाय एनी मेडिकल, मतलब दूसरे मेडिकल इंस्टीट्यूट में इतना पाया नहीं जाता है इतना, इसलिए ये एशिया की बिगेस्ट हेरिटेज म्यूजियम कहलाता है, ठीक है। ये हेरिटेज सेंटर डिक्लेयर किया गया, यूनेस्को नहीं है, ध्यान रखना, हर हेरिटेज सेंटर यूनेस्को के द्वारा नहीं, किसके द्वारा किया गया, हेरिटेज कंजर्वेशन सोसाइटी ऑफ असम 2021 में। तो इसमें 1500 से ज्यादा स्पेसिमेंट्स, लैटिन ग्रीक पेंटिंग्स, हैंडमेड इलास्ट्रेशंस, फिर स्टील कैबिनेट, आर्टिस्ट रूम, प्रिपरेशन रूम, ये सारा कुछ जस्ट फ्यूचर ऑफ म्यूजियम, फीचर ऑफ म्यूजियम क्या क्या हो सकता है वही न्यूज में है, जस्ट आपको याद रखना कि एशियाज बिगेस्ट हेरिटेज म्यूजियम कहाँ पे है, असम में, दैट इज पैथोलॉजी हेरिटेज म्यूजियम ऑफ असम, ठीक है। देन है वाइल्ड लाइफ जेनेटिक्स लेबोरेटरी, दैट इज अरण्यकस वाइल्ड लाइफ जेनेटिक कंप्लीट्स अ डिकेड ऑफ सर्विस। तो ये होता क्या है, इट इज ओनली सच फैसिलिटी, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में ये अकेला ऐसा लौता एक ऑर्गेनाइजेशन है जो प्रोवाइड करता है हमें वाइल्ड लाइफ डीएनए फॉरेंसिक एनालिसिस के साथ,
ओके, एंड ये 10 साल से ये सर्विस दे रहा है। एंड आपको पता है 2012 में ये जो वाइल्ड लाइफ जेनेटिक्स लेबोरेटरी ऑफ अरण्यक है बिकम द फर्स्ट लेबोरेटरी इन द वर्ल्ड, याद रखना, इन द वर्ल्ड टू सक्सेसफुली यूज डीएनए फिंगरप्रिंटिंग यूज किया। किसके किसके लिए? ग्रेटर वन हॉर्न राइनोस के आइडेंटिफिकेशन के लिए, ठीक है। और उनके इस टेक्निक से पॉपुलेशन एस्टिमेशन एंड फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन भी किया जाता है। तो बेसिकली वाइल्ड लाइफ क्राइम्स को भी इन्वेस्टिगेट करने में ये सारी लेबोरेटरी हमें हेल्प करती है। एंड ऑल्सो ये जो वाइल्ड लाइफ जेनेटिक लेबोरेटरी है जो 2008 में फाउंड हुई थी, इनको परमिशन भी है कि वो बायोलॉजिकल सैंपल्स कलेक्ट कर सकते हैं शेड्यूल 1 जो अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आता है, ताकि और रिसर्च कर सके, हम काम कर सके और भी कंजर्वेशन बेस्ड जेनेटिक रिसर्च पे, राइट। इसलिए तो तभी तो ये इतनी मतलब प्रायोरिटी बेसिस पे इनको ये सब दिया ही जाएगा, बिकॉज इट इज अ फर्स्ट लेबोरेटरी इन द वर्ल्ड टू सक्सेसफुली यूज डीएनए फिंगरप्रिंटिंग 2012 में, ठीक है। तो इट वाज ऑल अबाउट स्टेट वाला फैक्ट, यू विल हैव टू नो, दैट इज मीन्स अगर एपीएससी में ना भी आए देन बाकी जो गवर्नमेंट एग्जाम्स भी होते हैं डिपार्टमेंटल, उसमें भी काम आता है, पूछ सकते हैं, ठीक है। देन आज का क्विज ऑफ द डे ये है, आप जरूर से पढ़ के आंसर देना कमेंट सेक्शन में, मैं कल तो आंसर आपको दूंगी। एंड लास्ट क्लास का जो आंसर है, अटल इनोवेशन मिशन इज सेटअप अंडर, किसके अंडर? नीति आयोग, ठीक है। तो दिस वाज इट फॉर टुडे। आज का सेशन अगर अच्छा लगे तो कमेंट सेक्शन में जरूर से आंसर देना, ओके। तो चलो टिल देन हैप्पी स्टडिंग, टेक केयर, बाय बाय।